सो स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जब हम ये बात कर रहे हैं तो स्पर्मेटिड तो आप सबने सुना है, स्पर्मेटिड कल पढ़ा भी था। स्पर्मेटिड वास्तव में क्या है? स्पर्मेटिड इज द प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म। प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म है, जिससे कि आगे चलकर स्पर्म बनेगा। तो स्पर्मेटिड से क्या बनता है? स्पर्म बनता है, दैट यू नो वेरी वेल। और जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। राइट, या स्पर्मेटेलियोसिस। स्पर्मेटेलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस, आप कुछ भी कह सकते हो। स्पर्मेटिड से क्या बनता है? स्पर्म बनता है। स्पर्मेटिड भी एन होता है और स्पर्म भी क्या होता है? एन। दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखो बेटा। ये जो स्पर्मेटिड होता है ना बेटा, ये कैसा होता है? हैवी होता है। और ये जो होता है वो कैसा होता है? लाइट इन वेट होता है। इट इज लाइट इन वेट। ठीक है। इट कंटेन्स abundant साइटोप्लाज्म। यहां पर वेरी लेस साइटोप्लाज्म। यहां पर बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है। स्पर्मेटिड जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। ये जो होता है बेटा वो कैसा होता है? मोटाइल होता है। इट कंटेन्स many components like RNA, न्यूक्लियोलस, many cell organelles etc. और यहां पर it contains DNA, chromatin and clupin protein. यहां पर क्या होता है बेटा? RNA भी होता है ना, न्यूक्लियोलस भी होता है, सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं बहुत सारे, हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। यहां पर इट कंटेन्स मेनी कंपोनेंट्स, लेकिन यहां पर इट कंटेन्स DNA, क्रोमेटिन एंड क्लूपिन प्रोटीन। ये सब यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों में आपको फर्क होना चाहिए। ये हैवी होता है, ये लाइट इन वेट होता है। इट कंटेन्स एबंडेंट साइटोप्लाज्म, इट कंटेन्स वेरी लेस साइटोप्लाज्म। इट इज नॉन मोटाइल, इट इज मोटाइल। इट कंटेन्स मेनी कंपोनेंट्स, राइट, RNA, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनेल्स, हिस्टोन प्रोटीन्स। यहां पर क्या होता है? बहुत सारी चीजें लॉस्ट हो जाती है। यहां पर DNA होता है, क्रोमेटिन होता है, क्लूपिन प्रोटीन होता है। अच्छा, ये हैवी क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर वाटर कंटेंट वगैरह है साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ पर वाटर कंटेंट लॉस्ट हो जाता है, तो ये कैसा हो जाता है? लाइट इन वेट हो जाता है। क्लियर है? पहली चीज ये क्लियर है आपको कि स्पर्मेटिड से ये स्पर्म बनता है। इट इज द प्रिकर्सर, स्पर्मेटिड इज द प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म। और स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटेलियोसिस जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू स्पर्मेटिड से क्या बनता है? स्पर्म बनता है। अच्छा चलो, ये जो स्पर्म होता है इसके लिए एक तो मोटाइल याद रखना, एक इसके अंदर मोटाइल होता है, लेस स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, वेरी लेस स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, बहुत कम इसके अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है ना। स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है, लेस स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोगैमेट कहते हैं बेटा, माइक्रोगैमेट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ह्यूमन स्पर्म जो होता है, ह्यूमन स्पर्म, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इट वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। और ह्यूमन स्पर्म का जो शेप होता है बेटा,
ह्यूमन स्पर्म का जो शेप है वो कैसा है, स्पून शेप्ड होता है। ह्यूमन स्पर्म का जो शेप होता है, ह्यूमन स्पर्म का जो शेप है वो कैसा है, स्पून शेप्ड है। क्लियर। तो स्पर्म के बारे में ये इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, तो कुछ और बातें भी अपने को सीखनी होगी कि जब हम स्पर्म की बात कर रहे हैं तो आपको ये बता दूं कि स्पर्म के, ह्यूमन स्पर्म के 4 पार्ट्स हैं। एक तो है बेटा हेड, एक होती है नेक, एक होता है मिडिल पीस, और एक होता है टेल। ठीक है। स्पर्म के कितने कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। ठीक है। नाउ एक चीज एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं मैं, दैट होल स्पर्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। होल स्पर्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैं 1 बाय 1 करके आपको पूरा डिटेल पढ़ाता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेड रीजन, स्पर्म का हेड। मैं एक एक पार्ट बनाता जाऊंगा, है ना, लाइव बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये जो यहां से यहां तक का जो पार्ट है बेटा, ये हेड है, दिस इज हेड। और इस हेड के अंदर आपको 2 चीजें दिखाई दे रही है। एक तो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, इलोंगेटेड होता है, एक तो आपको इलोंगेटेड न्यूक्लियस नजर आ रहा है, और एक टॉप के ऊपर आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एक्रोसोम। ठीक है। तो जब हम हेड की बात करते हैं तो हेड के अंदर, ह्यूमन स्पर्म का जो हेड है उसके अंदर आपको 2 चीजें पढ़नी पड़ेगी। नंबर 1 इज द न्यूक्लियस एंड नंबर 2 जो है वो क्या है, एक्रोसोम है। ऑलराइट। सबसे पहले हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे। ये जो आप न्यूक्लियस पढ़ रहे हो बेटा, इस न्यूक्लियस के अंदर ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा है। तो यहां पर याद रखना, इसमें न्यूक्लियस के अंदर आरएनए एंड न्यूक्लियोलस एब्सेंट है। स्पर्मेटिड के अंदर जो न्यूक्लियस था उसके अंदर आरएनए और न्यूक्लियोलस दोनों होते हैं। यहाँ पर आरएनए और न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है ना वो नहीं है। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। ठीक है। यदि आप देखोगे ना तो यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। मतलब न्यूक्लियस के अंदर केवल क्या है, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर केवल क्या है, क्रोमोसोमल मटेरियल है। दैट इज क्या क्या है, यहाँ पर डीएनए है और क्या क्रोमेटीन है, और एक और चीज है क्लूपिन प्रोटीन है। ये नया पॉइंट है आप लोगों के लिए, क्लूपिन प्रोटीन इंस्टेड ऑफ, जो ऊपर बताया था, इंस्टेड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, which is meant for packaging of DNA. Which is meant for packaging of DNA. क्लियर है। तो न्यूक्लियस में आरएनए और न्यूक्लियोलस नहीं है बेटा, लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, बहुत कम अमाउंट के अंदर साइटोप्लाज्म है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है,
न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल है, मतलब डीएनए है, क्रोमेटिन मटेरियल है और क्लूपिन प्रोटीन है और हिस्टोन नहीं है। मतलब ये जो क्लूपिन प्रोटीन होता है वो डीएनए के साथ में क्या रहता है, जुड़ा रहता है। डीएनए के साथ में क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। तो एक तो ये न्यूक्लियस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये कैसा होगा, हैप्लॉइड है। नेचुरल है कि खुद गैमेट हैप्लॉइड ही तो होता है, राइट। तो हैप्लॉइड है, मतलब इसके अंदर क्रोमोसोम जो होंगे उनका नंबर कितना होगा, 23 होगा, राइट। तो हैप्लॉइड है ये, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बाद में सेकंड पॉइंट जो आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सा है, एक्रोसोम। एक्रोसोम, नाउ just above nucleus, acrosome present। अब एक्रोसोम को बनाता कौन है, तो याद रखना एक्रोसोम इज फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गोल्जी बॉडी ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड से स्पर्म बना है ना बेटा, तो स्पर्मेटिड का जो गोल्जी बॉडी होता है वो स्पर्म का क्या बन जाता है, एक्रोसोम बन जाता है। तो एक्रोसोम इज फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी ऑफ द स्पर्मेटिड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्रोसोम एक्ट एज लाइसोसोम, राइट। और लाइसोसोम का काम क्या होता है बेटा, लाइसोसोम का चीफ फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन। तो एक्रोसोम एक्ट एज लाइसोसोम विच secrete sperm license, like hyaluronidase, acrosin, etc. एक्रोसोम एक्ट एज लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या होता है, डाइजेशन ना। तो वैसे ही एक्रोसोम एक्ट एज लाइसोसोम विच सिक्रीट सर्टेन स्पर्म लाइसेंस लाइक हाइलोयूरोनिडेज एंड एक्रोसिन, राइट, विच break egg membranes at time of fertilization। जैसे इमेजिन करो ये एग है, ठीक है, ये एग है, और मानो कि इसके अंदर ये सेकेंडरी oocyte है। आगे चलकर बताऊंगा सेकेंडरी oocyte वगैरह क्या होता है, एक आध दिन में आ जाएगा। और मानो कि ये जूना पेलुसिडा है, ये एग मेम्ब्रेन है ना, और ये क्या है, कोरोना रेडिएटा है। ये कोरोना रेडिएटा है। ये क्या है बेटा, एग मेम्ब्रेन है। ये एग मेम्ब्रेन से, तो अब क्या होता है, व्हाट हैपेंस, ये एग मेम्ब्रेन से, तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन के वक्त में स्पर्म इसके पास में आएगा, स्पर्म इसके पास में आया, मानो कि ये स्पर्म इसके पास में आया, ये स्पर्म है, तो ये एक्रोसोम है ना, तो ये जो एक्रोसोम है ये क्या सिक्रीट करेगा, स्पर्म लाइसेंस। यहां पर ये स्पर्म लाइसेंस सिक्रीट हो जाएंगे जो कि एग मेम्ब्रेन को तोड़ने का काम करेंगे, जिसकी वजह से स्पर्म का जो हेड है वो एग के अंदर एंटर कर जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है, आर यू गेटिंग। तो ये एक्रोसोम का रोल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, और आगे बढ़ते हैं, अब और आगे देखेंगे कि परफोरेटोरियम क्या होता है। परफोरेटोरियम ये एक नया, आपने शायद एनसीईआरटी में नहीं सुना होगा,
परफोरेटोरियम क्या होता है? तो स्पेस प्रेजेंट बिटवीन एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और एक्रोसोम के बीच में जो स्पेस होता है उसको परफोरेटोरियम कहते हैं। ये इस तरीके से बेटा, ये है ना। तो ये क्या चीज है? एक्रोसोम। ये क्या चीज है? न्यूक्लियस। तो इन दोनों के बीच में यहां पर परफोरेटोरियम है, ठीक है। बस और कोई फंक्शन वगैरह नहीं, स्पेस होती है, उसको परफोरेटोरियम कहते हैं। एक तो ये चीज याद रखें। नाउ एक और चीज, घेलिया कैपेटिस क्या है? तो याद रखना, एक्रोसोम along with its membrane, acrosome along with its membrane, acrosome along with its membrane is called, क्या कहा मैंने? acrosome along with its membrane is called घेलिया कैपेटिस। तो ये है ना बेटा, जैसे ये एक्रोसोम है, राइट, ये एक्रोसोम है ना, और मान लीजिए ये इसके चारों तरफ ये मेम्ब्रेन है। तो एक्रोसोम along with its membrane is called as घेलिया कैपेटिस। एक्रोसोम along with its membrane is called as घेलिया कैपेटिस। क्लियर है? तो ये जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट वो कौन सा था? हेड था बेटा। अब सेकेंड पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। हेड के बाद में नेक। नेक कहां पर होता है? प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड मिडिल पीस, ठीक है। अब जैसे ये मिडिल पीस है ना, तो ये तो मिडिल पीस हुआ। ठीक है, तो ये मिडिल पीस है बेटा, ये तो हो गया मिडिल पीस। और ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या हो गया? नेक हो गया, राइट। और ये जो पोर्शन था, ये क्या था बेटा? हेड, है ना। तो अब नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड मिडिल पीस। अब नेक में प्रेजेंट क्या है? नेक कंसिस्ट ऑफ two centrioles which are found perpendicular to each other, मतलब 90 डिग्री to each other, perpendicular to each other। समझ में आ रहा है? नेक कंसिस्ट ऑफ, बेटा क्या कहा हमने? नेक कंसिस्ट ऑफ two centrioles, neck consists of two centrioles which are found perpendicular to each other। वापस से बोल रहा हूँ, neck consists of two centrioles which are found perpendicular to each other। अब ये दो centrioles कौन कौन से हैं, तो वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 जो है उसका नाम है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। एक का नाम जो है वो है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा जो है वो कौन सा है? डिस्टल सेंट्रियोल। समझ में आ रहा है? ये इस तरीके से, ये देखो दो सेंट्रियोल्स आपको दिख रहे हैं। एक जो ये वाला है इसको तो बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और ये वाला जो है बेटा ये कौन सा है? डिस्टल सेंट्रियोल।
और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर के ऊपर प्रेजेंट है। अब आखिर फंक्शन क्या है इनका फंक्शन क्या है? तो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, वो हमेशा याद रखना एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, at time of fertilization it is given to egg, याद रखना at time of fertilization it is given to egg, याद रखना है, भूलना नहीं, at time of fertilization it is given to egg and it helps in first cleavage डिवीजन। इतना तो सुना होगा कि जब स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट के अंदर बेटा क्लीवेज होता है। तो जाइगोट सिंगल सेल्ड होता है तो उससे 2 सेल्स बनती है, ब्लास्टोमियर्स। तो सबसे पहला जो क्लीवेज होता है उसके अंदर कौन हेल्प करता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प करता है। क्या कहा मैंने? एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इट इज गिवन टू एग एंड इट हेल्प्स इन फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन। फंक्शन मालूम पड़ गया क्या है? अब डिस्टल सेंट्रियोल है, इट फॉर्म्स एक्सियल फिलामेंट। ये क्या बनाता है? इट फॉर्म्स एक्सियल फिलामेंट विच इज फाउंड इन मिडिल पीस, एंड विच extend further it forms axial filament which is found in middle piece and which extend further in tail also। मतलब axial filament केवल और केवल मिडिल पीस के अंदर ही नहीं है, it extends further in tail also। तो बेटा कुछ इस तरीके से ही है, ऐसे देखो, इस तरीके से फटाफट से देख लो। ये मिडिल पीस है, ये नेक है, ये यहाँ से यहाँ तक तो हेड हो गया। ये बेटा क्या है? नेक है, ठीक है। इसके अंदर ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है और ये डिस्टल सेंट्रियोल है ना, शॉर्ट में लिख दिया है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल तो दे दिया जाएगा एग को फर्टिलाइजेशन के वक्त में, और ये हेल्प करेगा किसमें? क्लीवेज डिवीजन के अंदर। लेकिन जो दूसरा वाला है, ये वाला जो डिस्टल सेंट्रियोल है, ये डिस्टल सेंट्रियोल बेटा क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म द एक्सियल फिलामेंट, ये बना देगा एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, ये एक्सियल फिलामेंट बना देगा। और यही एक्सियल फिलामेंट आगे चलकर एक्सटेंड हो जाएगा, ये ऐसे, ये एक्सटेंड हो गया। और ये एक्सियल फिलामेंट, ये भी एक्सियल फिलामेंट है, ये भी एक्सियल फिलामेंट, और ये किस में एंटर कर जाता है? टेल के अंदर। तो ये तो अपना क्या हो गया बेटा? मिडिल पीस, ये मिडिल पीस हो गया। आर यू गेटिंग और नॉट? तो इट फॉर्म्स एक्सियल फिलामेंट विच इज फाउंड इन मिडिल पीस एंड विच एक्सटेंड फर्दर इन टेल ऑल्सो। क्लियर? तो यहाँ पर आकर अपना दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। पहला हेड कंप्लीट हो चुका है, दूसरा नेक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आ रहे हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट के ऊपर, डेट इज मिडिल पीस और टेल। पहले मिडिल पीस पढ़ाऊँ उससे पहले यहाँ पर मिडिल पीस के बारे में बता दूँ आपको। मिडिल पीस लिखा मैंने, ये जो मिडिल पीस है, याद रखना, एंटायर मिडिल पीस एंड हाफ हेड is covered by a layer called manchet। क्या कहा मैंने बेटा? एंटायर मिडिल पीस, जरा ध्यान से देखेंगे। ये देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको कलरफुल करके बता देता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे
ये चीज़, ये देखो हाफ हेड, ध्यान से देखो बेटा, हाफ हेड एन एंटायर मिडिल पीस, हाफ हेड एन एंटायर मिडिल पीस, हाफ हेड एन एंटायर मिडिल पीस इज सराउंडेड बाय अ लेयर एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज, ये वाली जो आपको लेयर दिख रही है, इस लेयर को जानते हो बच्चों क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज मेंचेट, ये वाली, ठीक है। तो एंटायर मिडिल पीस एंड हाफ हेड, कलरफुल पोर्शन दिख रहा है ना, एंटायर मिडिल पीस एंड हाफ हेड इज कवर्ड बाय अ लेयर एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज मेंचेट, उस लेयर को हम क्या बोलेंगे? मेंचेट लेयर कहेंगे। क्लियर है? चलो एक और चीज, एट जंक्शन ऑफ मिडिल पीस, एट जंक्शन ऑफ मिडिल पीस एंड टेल, at junction of middle piece and tail, ring centriole जिसको हम एन्यूलस भी कहते हैं, ring centriole present whose function is unknown, समझ में आ रहा है बेटा मैंने क्या कहा? कि जहां पर मिडिल पीस खत्म होता है और टेल शुरू होती है वहां पर एक रिंग सेंट्रियोल होता है। रिंग सेंट्रियोल कहां पर है जरा बता दें आपको? रिंग सेंट्रियोल ये यहां पर बेटा रिंग सेंट्रियोल है, ये बता देते हैं इस जगह पर, यहां पर ये रिंग सेंट्रियोल है। गॉट इट? ये रिंग सेंट्रियोल है। तो एट जंक्शन ऑफ मिडिल पीस एंड टेल रिंग सेंट्रियोल प्रेजेंट हुज फंक्शन इज अननोन। ठीक है, अब थोड़ा सा मिडिल पीस के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो मिडिल पीस होता है ना, इसके चारों तरफ बेटा एक माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होता है, ऐसे ऐसा, ये एक माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल है ना, इसको हम क्या बोलते हैं मालूम है? ये जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? नेबेनकर्न शीट। इसको बोलते हैं नेबेनकर्न शीट, है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन मिडिल पीस अराउंड एक्सियल फिलामेंट mitochondrial spiral is found, mitochondrial spiral found called Nebenkern sheet। वापस से बोल रहा हूँ, इन मिडिल पीस अराउंड एक्सियल फिलामेंट, इन मिडिल पीस around axial filament mitochondrial spiral found called Nebenkern sheet, which give energy to sperm for swimming। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए कि मिडिल पीस के अंदर एक तो मेंचेट लेयर मैंने बताया, और दूसरा जो चीज़ मैंने बताई बेटा वो बताया आपको, दैट इज नेबेनकर्न शीट। नेबेनकर्न शीट इज द माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल विच इज सराउंडिंग इट, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में हम लोग आ जाते हैं, एंड दैट इज वो क्या है? फोर्थ वन, और वो फोर्थ वन क्या है? टेल, ठीक है। बिकॉज ऑफ टेल human sperm is motile। ठीक है, ह्यूमन स्पर्म इज मोटाइल। एक एक्सेप्शन लिख देते हैं, दैट टेललेस स्पर्म्स भी हो सकते हैं, टेललेस स्पर्म्स भी हो सकते हैं,
और टेललेस स्पर्म्स जो हैं वो किस में मिलते हैं, वो एस्केरिस में मिलते हैं। यू नो व्हाट इज एस्केरिस बेटा? राउंड वॉर्म, राइट। एस्केरिस के अंदर टेललेस स्पर्म्स होते हैं। फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि यदि एस्केरिस के अंदर स्पर्म्स यदि टेललेस हैं तो फिर वो मूवमेंट कैसे करते होंगे? तो ये जो एस्केरिस के जो स्पर्म्स होते हैं ना वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं बेटा। दे शो अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट। और याद रखना इन टेल ऑल्सो क्या प्रेजेंट है मालूम है? इन टेल ऑल्सो एक्सियल फिलामेंट इज फाउंड। टेल के अंदर भी एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तो था स्पर्म के 4 पार्ट्स। अब एक एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, है ना। याद रखना डेट मेल ड्यूरिंग single ejaculation, male during single ejaculation contains 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। मतलब मेल जब एक बार इजैकुलेट कर, मेल ड्यूरिंग सिंगल इजैकुलेशन कंटेन्स 200 to 300, मतलब मेल जब एक बार सिंगल टाइम इजैकुलेट करता है तो वो 3 to 3.5 ml जो सेमेन होता है उसके अंदर, मेल ड्यूरिंग सिंगल इजैकुलेशन कंटेन्स 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नाउ आउट ऑफ दिस 60% sperms must be of normal shape and size। क्या कहा है मैंने? Out of this 60% sperm must be of normal shape and size and rest 40% sperms must show vigorous motility। आ रहा है समझ में क्या कहा? मेल ड्यूरिंग सिंगल इजैकुलेशन कंटेन्स 200 to 300 million sperms. Out of this 60% of the sperms must be of normal shape and size, and rest 40% sperms must show vigorous motility, है ना। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके सामने एक एनसीईआरटी का डायग्राम बना हुआ है। ये आपके सामने एनसीईआरटी के डायग्राम को ही मैंने यहाँ पर लिया है, ये डायग्राम वहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। तो वैसे तो मैंने सारे के सारे पार्ट्स बता दिए बेटा, फिर भी आप एक बार देख लो कि क्या क्या पार्ट्स हैं। ये देखो, सबसे पहला पार्ट हेड है, दूसरा जो पार्ट आपको दिख रहा है वो नेक है, जिसको एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। थर्ड पार्ट जो है वो मिडिल पीस है, और फोर्थ पार्ट क्या है बेटा? टेल है। नाउ जैसे कि नेम शो कर रहा है यहाँ पर आप देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने क्या कहा था? एंटायर स्पर्म इज कवर्ड बाय और सराउंडेड बाय, एंटायर स्पर्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो एट द टिप ऑफ द स्पर्म क्या प्रेजेंट है? एक्रोसोम है। एक्रोसोम क्या रिलीज करता है? आपको मालूम है, स्पर्म लाइसेंस। किसको ब्रेक करता है? एग मेम्ब्रेन्स को। स्पर्म लाइसेंस कौन कौन से होते हैं? हाइलो, यूरो, निडेज और एक्रोसिन। और भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखे हैं। और ये जो न्यूक्लियस होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, उसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। क्या बताया था? डीएनए होता है बेटा, क्रोमेटिन होता है और क्लूपिन प्रोटीन होता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखना है। तो ये एक्रोसोम और न्यूक्लियस है, ये मिलकर हेड बना रहे हैं।
अच्छा याद करो, मैंने आपको कहा था कि इन दोनों के बीच में बेटा क्या प्रेजेंट है, क्या बताया था, परफोरेटोरियम। परफोरेटोरियम कहाँ पर होगा, ये एक्रोसोम और न्यूक्लियस के बीच में, यहाँ पर परफोरेटोरियम। ठीक है। अच्छा एक्रोसोम राइट, और उसकी मेम्ब्रेन को गैलिया कैपिटिस कहते हैं, ये भी आपको मालूम है ना। और नेक रीजन के अंदर 2 सेंट्रियोल्स थे, है ना। यहाँ पर तो लिखेंगे नहीं, मैंने आपको अलग से डायग्राम बना के पूरा बता दिया है। 2 सेंट्रियोल्स थे, कौन कौन से बेटा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और जो दूसरा सेंट्रियोल था वो कौन सा था, डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल था, दोनों के फंक्शन में बता चुका हूं आपको। अच्छा मिडिल पीस के अंदर एक एक्सियल फिलामेंट है। मिडिल पीस के अंदर क्या था, एक्सियल फिलामेंट था, याद है या नहीं, ये वाला, ये देखो ये एक्सियल फिलामेंट है, ये पूरा एक्सियल फिलामेंट है ना। तो यहाँ पर मार्क कर देते हैं एक्सियल फिलामेंट। अच्छा एक्सियल फिलामेंट ना केवल यहाँ पर, एक्सियल फिलामेंट ना केवल यहाँ पर है, एक्सियल फिलामेंट आगे भी एक्सटेंड कर गया है और स्पर्म की टेल तक में भी प्रेजेंट होता है। ये देखो स्पर्म की टेल में भी प्रेजेंट है, तो एक्सियल फिलामेंट यहाँ पर भी है ना। और आपको मालूम है कि मिडिल पीस और उसके जंक्शन पर, मिडिल पीस और टेल के जंक्शन पर, इस जगह पर याद है ना बेटा क्या था, रिंग सेंट्रियोल। यहाँ पर रिंग सेंट्रियोल है, और ये जो टेल होता है ये क्या देती है उसको, मोटेलिटी, स्पर्म को मोटेलिटी देती है। क्लियर है। तो ये जो था अपना, दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, है ना। ये जो फिगर है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इज इंडिकेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ये स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म है। क्लियर। तो यहां पर इसी के साथ में अपना स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है। वी हैव कंप्लीटेड द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है। अब हम लोग oogenesis स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। वी कैन स्टार्ट विथ, याद है ना गैमेटोजेनेसिस के 2 प्रोसेस थे। स्पर्मेटोजेनेसिस जो टेस्टिस में चल रहा था वो अभी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम oogenesis स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट विथ द oogenesis, है ना। बेसिक्स पढ़ लेते हैं, डिटेल्स कल पढ़ेंगे। oogenesis का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के अंदर एक बड़ा डिफरेंस है, दैट process of oogenesis starts during embryonic stages. क्या कहा मैंने, प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हुआ था वो पुबर्टी एज पे शुरू हुआ था। मैंने फिर कंफ्यूजन नहीं करना है, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा है कि ओवम एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन गया। कई बच्चों को जैसे ही ये स्टेटमेंट लिखते हैं वो कहते हैं oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम, मतलब फीमेल के अंदर ओवम का जो फॉर्मेशन है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो गया। नहीं, मैंने ये कहा है प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट्स, एंड थोड़ी हो गया है, स्टार्ट्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, है ना। एक तो ये चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है। अच्छा, वेयर डू oogenesis अकर, तो oogenesis अकर इन ओवरी, oogenesis अकर इन ओवरी, वेयर इन ओवरी, है ना। तो ओवरी में भी कहां पर oogenesis कहां पर होगा, तो डेट इज इट अकर्स इन ओवेरियन फॉलिकल्स। oogenesis का जो प्रोसेस है वो ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर होता है। अच्छा, oogenesis का जो प्रोसेस होता है बेटा, oogenesis वो भी बिल्कुल स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह ही
3 स्टेप्स में पूरा होता है, याद है बेटा? मल्टीप्लिकेटिव फेज, मल्टीप्लिकेटिव फेज है ना। दूसरा जो फेज होगा वही चीज कल जैसे पढ़ा था, ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। और थर्ड बिल्कुल कल की तरह मैच्योरेशन फेज। आर यू गेटिंग? oogenesis के अंदर मल्टीप्लिकेटिव फेज होगा, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। यहां पर भी तीनों फेज होंगे। जल्दी से हम लोग यहां पर देखते हैं कि किस तरीके से होगा। यहां पर सभी लोग ध्यान देना, ये प्रोसेस भी बेटा स्टार्ट होगा पीजीसी से। जानते हो ना, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये एनसीईआरटी ने नहीं बता रखा है बेटा, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे oogenesis हो, है ना। प्राइमोर्डियल जर्म सेल के बिना नहीं हो सकता है और ये डिप्लॉयड होती है। अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स किस में एंटर करेगी? दे विल एंटर इनटू मल्टीप्लिकेटिव फेज। यहाँ पर फर्स्ट लिख देते हैं, दे विल एंटर इनटू मल्टीप्लिकेटिव फेज, ये वाली पीजीसी सेल। और आप सब जानते हो मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस में 1 से 2, 2 से 4 बनती है, तो यहाँ पर 2 सेल्स बनेगी, ये 2 सेल्स बन गई, राइट। और दोनों ही 2n है, ये भी 2n है और वो भी 2n है, क्योंकि माइटोसिस कभी भी क्रोमोसोम नंबर तो बदलता नहीं है। ये जो बनी है इसको क्या बोलते हैं बेटा? oogonia बोलते हैं, है ना। और oogonia क्या है? गैमेट मदर सेल है। इट इज कॉल्ड एज गैमेट मदर सेल। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखी है मैंने, गैमेट मदर सेल है, ठीक है। अब ये oogonia और डिवाइड करेगी, बहुत सारी oogonia बनती है। वैसे तो फीमेल के अंदर oogonia जो है वो लाखों के अंदर बनती है, इट इज फॉर्म्ड इन लैक्स ऑफ नंबर्स। तो ये मैंने oogonia सेल्स बना दी, ये सब डिप्लॉयड है, सब oogonia बेटा, है ना। अब क्या होता है, इन बहुत सारी oogonia में से मान लीजिए एक oogonia एंटर कर गई ग्रोथ फेज के अंदर, ये ग्रोथ फेज के अंदर एंटर कर गई, तो नेचुरली कि यहाँ पर ग्रोथ फेज ज़्यादा डेवलप्ड होती है और ग्रोथ फेज में एंटर कर गई तो थोड़ी सी ग्रोथ हो जाएगी इसकी, और लेकिन क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी oocyte। कल क्या था बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या हुआ? प्राइमरी oocyte बन गया। अब क्या होता है? नाउ दिस प्राइमरी oocyte एंटर्स इनटू, यहाँ पर ये एंटर करेगा मैच्योरेशन डिवीजन के अंदर, मैच्योरेशन डिवीजन या मैच्योरेशन फेज के अंदर। और यहां पर सबसे पहले कौन होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट कैसा डिवीजन है बेटा? रिडक्शनल डिवीजन है। कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन है। लेकिन यहां पर ये जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो अनइक्वल डिवीजन होता है। वहां पर जो मियोसिस फर्स्ट हुआ था स्पर्मेटोजेनेसिस में वो इक्वल डिवीजन था। तो यहां पर 2 चीजें बनती है, एक ये बना बेटा और एक छोटा स्ट्रक्चर बना, राइट। ये जो स्ट्रक्चर बना ये भी n है, ये भी n है, क्योंकि मियोसिस इज अ रिडक्शन डिवीजन। जो ये स्ट्रक्चर बना है इसको तो अपने बोलते हैं बेटा सेकेंडरी oocyte। और ये जो चीज बनी है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, है ना। इन पोलर बॉडीज का कोई रोल नहीं होता है, ये वेस्टिजियल होती है। अब आगे चलकर ये जो सेकेंडरी oocyte है इसके अंदर वापस से डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन? इस सेकेंडरी oocyte में, और वो होगा मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड कैसा होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। और ये कैसा होता है? सिमिलर टू माइटोसिस होगा। लेकिन याद है ये भी अनइक्वल होता है। और यहां पर भी 2 चीजें बनेगी, एक तो ये n और ये n। ये जो चीज है बेटा इसको हम बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी, राइट। ठीक है। और ये जो चीज ये जो चीज बनी है ये क्या है? इसको हम बोलते हैं ओवम। ये जो चीज बनी है ना इसको क्या बोलते हैं? ओवम, है ना।
आप चाहो तो उसको ऊटिड भी बोल सकते हो। ये ओवम बना है, समझ में आ रहा है। ये सेकेंडरी oocyte है, इसके अंदर मियोसिस सेकेंड हुआ, इक्वेशनल डिवीजन है, ये सिमिलर टू माइटोसिस है, लेकिन ये भी अनइक्वल डिवीजन है। तो दो चीज़ें बन गई, एक बना है ऊटिड यानी कि ओवम, और ये बन गया सेकेंड पोलर बॉडी। ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये डिवाइड हो भी सकती है, इट मे डिवाइड और मे नॉट डिवाइड, मे और मे नॉट डिवाइड, मे और मे नॉट डिवाइड। ये डिवाइड हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। डिवाइड हो जाएगी तो दो पोलर बॉडी और बना देगी, ये दो पोलर बॉडी और बन गई। तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। डिवाइड होगी तो दो पोलर और बॉडी बना देगी, ठीक है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये जो आपके सामने पूरा जो प्रोसेस बना हुआ है, जिसमें कि लास्ट में मैंने ओवम बनाया है बेटा, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। गॉट इट। लेकिन ये oogenesis कंप्लीट नहीं हुआ है, oogenesis अभी और बाकी है ना, पिक्चर अभी बाकी है, कल इसको और डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही बेटा, और कल हम लोग oogenesis को डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी कमिंग। ग्राफिन फॉलिकल कैसे बना, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, है ना, और फिर ग्राफिन फॉलिकल। जैसे ही हमारा गेमेटोजेनेसिस पूरा होगा, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा जिसके ऊपर हर साल मैंने देखा है कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एंड दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कल ही स्टार्ट कर देंगे। पहले फेज के अंदर हम लोग oogenesis को स्टार्ट करेंगे और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू।